अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां हमने शुरू छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा इसी मास्टर क्लास का, और प्रीवियस वीडियोस आप देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चलूंगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और इस मास्टर क्लास को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले एफ यानी फाइल हेडर्स बना लिया था ऑलरेडी, ठीक है। उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पार्सर वगैरह भी बना लिया था, और ये जो पूरा हमने बनाया था इसका कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे और लेट्स से मैं लिखता हूँ github.com, ऑलरेडी भरा हुआ है github.com। यहाँ पर आके आप कर सकते हैं क्या, स्लैश लिखेंगे और स्लैश लिख के आप लिखेंगे शेख आमिर। शेख का स्पेलिंग गलत हो गया था, शेख आमिर 1। तो आपको मेरा अकाउंट सामने खुल जाएगा। ये मेरा रेपोजिटरी है, आप जाके यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और रेपोजिटरी में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 40 मिनट्स अगो मैंने ऑलरेडी पुश कर दिया है, और एनालॉग सी पब्लिक है ऑलरेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी ज्यादा मैंने इसको सजाया वजाया नहीं है, ये सब हम लोग बाद में करेंगे एक साथ ही। अभी आपको मिलेगा यहाँ पर इंक्लूड पहला फोल्डर, और इंक्लूड में आपको दोनों फाइल मिल जाएगा। एज यू कैन सी ये वाला फाइल भी मिल जाएगा एंड ये वाला फाइल भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग काम करते रहेंगे वैसे वैसे मैं वहां पर फाइल अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो दो चीज हमारा ऑलरेडी बन चुका था, और अब इसको हम लोग सेफली बंद कर देते हैं ऐसे। थर्ड जो हमें बनाना है, बल्कि टर्मिनल को भी नीचे से हटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत तो फिलहाल है ही नहीं। थर्ड जो हमें बनाना है इसी के अंदर, वो क्या होगा, वो होगा एनालाइजर। तो हम सबसे पहले बनाएंगे analyzer.h। तो ऑल स्मॉल जैसे हमारा ऑलरेडी इस्तेमाल करते आए हैं हम लोग, एक कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, और एनालाइजर, ठीक है, एनालाइजर, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग सही लिखा है, ओके बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला VS कोड में जो को पायलट है उसको पहले ही से सुला देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम इसकी वजह से भी एरर आ जाता है। आपने कुछ लिखा और VS कोड ने सजेशन दिया, गलती से टैब मार दिया, तो इसमें आता है गड़बड़, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अगर आपने गेस कर लिया है कि यार गार्ड लगाना है, हाँ बिल्कुल सही, गार्ड लगाना है हमें, तो ये गार्ड लगा देते हैं पहले। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ एंड दिफ, ये बोल दूंगा मैं, गार्ड लगाऊंगा। अब गार्ड किस नाम से लगाएंगे, ऑफ कोर्स जो फाइल चेक करना है, तो कौन सा फाइल, एनालाइजर, ANALYZER, ठीक है, analyzer.h क्यों, क्योंकि हेडर फाइल है ये। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ पर आके, और अगेन वही नाम वहां से लिखना है, तो मैं कॉपी कर लूंगा सिंपल सा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और एंड वाला भी मैं लाइन अभी लिख देता हूँ। वो क्या है, वो बेसिकली है एंड इफ, ठीक है, इस तरीके से एंड इफ। तो ये लाइन लिखने के बाद एरर चला जाता है, और अच्छा लगता है देख के, सेटिस्फैक्शन कि चलो कोई एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, मैंने इस पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है भाई, कि ये क्या काम कर रहा है, रीडिफाइंड होने से स्ट्रक्चर को रोकेगा, और वही पुराना वाला चीज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग यहाँ पर अपना डिपेंडेंसी को इंक्लूड करेंगे। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, डिपेंडेंसी इंक्लूड से मुराद क्या है, मुराद यहाँ पर ये है कि भाई जो फाइल अब तक बना चुके थे अपना हेडर फाइल, उसको ही हम लोग यहाँ से करेंगे इंपोर्ट। एज यू कैन सी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया parser.h, जो हमने लास्ट क्लास में लिखा हुआ था, क्योंकि इसका कुछ चीजें हमें यहाँ पर जरूरत है। तो वो कैसे आपस में कनेक्ट होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये parser.h इंक्लूड क्यों हुआ, इसका एग्जिस्टेंस का रीजन ये है कि हम लोगों ने जो लॉग एंट्री में पास किया था, लॉग एंट्री डिफाइंड किया था पार्सर में, वहां से वो एनालाइजर में जाएगा, क्योंकि हमने फ्लो में क्या बताया था कि पहले पार्स होगा फिर एनालाइजर में जाएगा, इस तरीके से। तो अब इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब कैसा कॉन्फ़िगरेशन, एक और डिफाइंड हम लोग लिखेंगे, और उस डिफाइंड में क्या लिखेंगे, मैक्स ERR एरर मैसेज, MESSAGE, मैक्स एरर मैसेज, यानी मैक्सिमम एरर मैसेज कितना लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 10,000, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे होंगे मैक्सिमम एरर मैसेज 10,000, तो क्या इसका मतलब मिलियंस मैसेज में सिर्फ 10,000 एरर मैसेज आएगा, नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस लेवल पे है। इसका मतलब ये है कि जो एरर आता है ना, एरर, अब हर एरर एक तरीके का तो नहीं है ना, कुछ एरर है अलग, कुछ एरर है अलग। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, एक है डिस्क ओवरफ्लो, एक है सर्वर डाउन, एक है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, एक है करप्ट, एक है क्रैश। तो ये 5 एरर है, लेकिन 5 का रीजन टाइप अलग है, ये पांचों यूनिक है। अब जाहिर सी बात है 5 यूनिक टाइप का है। अगर मान लीजिए 3 बार लॉग आता है डेटा फेल, या इस तरीके से डेटाबेस कनेक्शन डिस्कनेक्ट 5 बार आता है या 500 बार आता है, तो वो 500 लॉग तो रहेगा मेरे पास, लेकिन वो एक यूनिक आइडेंटिटी माना जाएगा ना, कि जो डेटाबेस फेलियर हुआ है वो एक यूनिक है। इसके अलावा जो फेलियर है वो डिस्क फेलियर है। हो सकता है डिस्क फेलियर 50 बार हुआ हो, लेकिन है तो वो एक टाइप ना। तो यहाँ पर जो हमने 10,000 लिखा है ना, ये वो 10,000 यूनिक टाइप्स होगा, यस, यानी 10,000 अलग अलग एरर का तरीका। मतलब अगर मैं आपको कहूँ
मुश्किल से 50 एरर गिनवा दे, तो शायद 50 एरर गिनवाना भी डिफ़िकल्ट होगा, ये भी मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो 100, 200, 300, 500 किस्म का एरर मिलता है आपको, हालाँकि एरर उससे भी ज़्यादा होता है, बट हमने हाईएस्ट पॉसिबल रखा है कि 10,000 यूनिक एरर को हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये डिज़ाइन लिमिट है, समझ में आ गया आपको? तो यूनिक मैसेज के लिए यहाँ पर हमने सेट किया 10,000, ठीक है? तो ये 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक कर सकता है। अब आप बोलेंगे यार जब आपको पता है कि उतना होता नहीं है तो लगाने का रीज़न क्या है? यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि थिंकिंग, इसको लगाने का, इस लाइन को लगाने का रीज़न सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने एक हद कायम कर दिया, आपने एक मैक्सिमम लिमिट कायम कर दिया, एक लिमिट फिक्स कर दिया कि यूनिक मैसेज एरर का 10,000 ही हो सकता है, यानी 10,000 टाइप्स का एरर मैसेज आ सकता है, बल्कि आपने साथ ही साथ प्रिवेंट किया है अनबाउंड मेमोरी ग्रोथ को, व्हिच इज़ प्रोटेक्ट्स द प्रोग्राम फ्रॉम पैथोलॉजिकल लॉग्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल सिनेरियो बताते हैं, मान लीजिए लॉग्स फाइल जो होता है ना वो मिलियन लाइन्स होता है, उसमें मिलियंस ऑफ लाइन्स, तो आपने ये बोला कि वो मिलियंस ऑफ लाइन्स में से 10,000 यूनिक एरर मैसेज को मुझे देना है, ठीक है? ये डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के अंदर आप बोल सकते हैं आ जाता है, यानी आप हर चीज को अज्यूम करके चलेंगे भाई ये भी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है, ये भी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है। हालांकि ये अगर नहीं भी लगाएंगे तो शायद बहुत से केसेस में आपको प्रॉब्लम ना आए, लेकिन कुछ केस है जहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग किसी चीज का रिस्क नहीं लेते डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरर एंट्रीज को करेंगे, यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग एक एरर एंट्रीज नाम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप एलियास का इस्तेमाल करेंगे और STRUCT। इस बार मैंने बिना कोई स्पेलिंग गलत किए डायरेक्ट लिख लिया, बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा स्ट्रक्ट के स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैर लिख लेंगे। कैर में क्या करेंगे, मैसेज आएगा MESSAGE, मैसेज आ जाएगा यहाँ पर। कैर में गलत है, मैसेज AGE, अरे भैया AGE मैसेज आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, मैक्स मैसेज लाइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं इसको। इसके बाद आएगा इंट, और इंट में आएगा काउंट, और काउंट यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। और इसके बाद फाइनली हमारा सब स्टेटमेंट और कुछ जरूरत है नहीं और कुछ जरूरत, तो ERR एंट्री, नॉट एंट्री, इट्स एरर, ENTRY एंट्री। तो एरर एंट्री यहाँ पर लिख देंगे और इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पर सक्सेसफुली खत्म करेंगे, एरर चला जाएगा। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैक्स मैसेज लेंथ कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं हमने। तो कंट्रोल प्रेस करके जब हवर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पार्सर वाला खुल जाता है कि ओहो हो, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है। तो यहाँ से हम लोग कुछ फीचर्स को ले पा रहे हैं, ठीक है? यानी ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक हो गया? अब ये एक स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है यूनिक एरर टाइप्स को। जाहिर सी बात है, जब हमने एक फंक्शन, यानी एक फंक्शन ने एक रूल डिफाइन कर दिया कि 10,000 यूनिक मैसेज हम लेंगे, उससे ज्यादा ले लेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है यूनिक मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए या अलग अलग करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो वो हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट में बना लिया। वो क्या करेगा, काउंट करेगा कितना और मैसेज क्या है उसका लेंथ, ठीक है? सबसे पहले ये लाइन कैरेक्टर मैसेज मैक्स मैसेज लेंथ, ये क्या करता है, ये जो है ये बेसिकली एरर का टेक्स्ट इटसेल्फ है। यानी एग्जांपल के तौर पे ये 10,000 में से मान लीजिए एक है डेटाबेस फेलियर। तो डेटाबेस फेलियर जो है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेटाबेस फेलियर, इससे आपको ये मालूम चल रहा है कि ये एक एरर है और एरर का मतलब डेटाबेस फेलियर है। तो वो जो डेटाबेस फेलियर हम बोल रहे हैं ना, वो टेक्स्ट इसके अंदर आएगा, ठीक है? वो टेक्स्ट इसके अंदर आएगा उठ के। और ये जो काउंट है ना, ये आपको ये बताएगा कि ये जो डेटाबेस फेलियर है ना, ये हुआ कितनी बार। जैसे कि डेटाबेस फेलियर एक टाइप है, ये 1,000 बार भी हो सकता है, लेकिन 1,000 बार होने से हम इसको ये नहीं बोलेंगे 1,000 टाइप हो गया। ये है एक ही टाइप का, लेकिन हुआ 1,000 बार, तो हम लोग उसका भी रिकॉर्ड रख रहे हैं। टाइप्स का रिकॉर्ड तो रख ही रहे हैं, लेकिन सिंगल टाइप कितनी मल्टीपल टाइम्स फेलियर हुआ है उसका रिकॉर्ड रहेगा काउंट के अंदर, ठीक है? तो सब कुछ हम लोग एकदम लेके चल रहे हैं। तो काउंट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए डेटाबेस फेलियर हुआ 100 बार, तो काउंट में 100 लिखा हुआ रहेगा। तो हर यूनिक फेलियर के साथ उसका कितनी बार फेल हुआ वो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, बढ़िया, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर एनालाइजर का जो रिजल्ट आएगा ना, उसके लिए हम लोग एक और टाइप एलियस डिफाइन करेंगे यहाँ पर, STRUCT स्ट्रक्ट भी डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और एलियस का नाम मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो एनालिसिस यहाँ पर लिखेंगे हम YSES, और यहाँ पर रिजल्ट रहेगा, बल्कि ऐसे नहीं लिखना है मुझे सिर्फ पहले में कैप लगाना है और उसके बाद फिर नॉर्मल लगाना है, और उसके बाद रिजल्ट में भी नॉर्मल। वो कैमल केस में ये Y कैपिटल कैसे हो गया भैया? हाँ, ये हो गया, और RESULT रिजल्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने नाम दे दिया एक स्ट्रक्चर को ये। अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा जरा वो भी गौर से फरमा लेते हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए टोटल लाइंस कितना है। तो टोटल लाइंस का मतलब इंटीजर से बात हो रहा है ना, तो TOTAL और लाइंस। क्लियर हो गया? डिक्लेयर किया हमने, अभी तक इनिशियलाइज कुछ भी नहीं किया, ध्यान में रखना। दूसरा नंबर पे आता है हमें इंफॉर्मेशन को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 टाइप्स में से इंफॉर्मेशन होगा, और इंफॉर्मेशन कितना है टोटल, यानी 100 इंफॉर्मेशन आया है, 200 आया है, 5,000 आया है, उसके लिए काउंट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फो और काउंट,
इस तरीके से करेंगे, यानी टोटल इन्फॉर्मेशन कितना है। सेम एज अगर इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो भाई वार्निंग भी तो करना पड़ेगा, तो WARN वार्न, और यहाँ पर काउंट COUNT काउंट। जब ये भी कर रहे हैं तो भाई फिर तो हमें एरर भी करना पड़ेगा ना, हाँ एरर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एरर भी करते हैं, एरर काउंट कर लिया यहाँ से, ठीक हो गया। बढ़िया बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरर एंट्रीज के अंदर पास करेंगे। ये एरर एंट्रीज हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, उसका एक इंस्टेंस बनाएंगे। क्या इंस्टेंस बनाएंगे हम लोग बनाएंगे एक इंस्टेंस, वैसे नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, पर डिस्क्रिप्टिव नेम के लिए हम लोग बोलेंगे एरर एंट्रीज, ENTRIES एंट्रीज, ठीक है। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया जो एक स्ट्रक्चर के लिए बना है, और कौन से नाम से बनाया, एरर एंट्रीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यूनिक जो हमने बना लिया, ये जो यूनिक बना लिया ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। एरर तो काउंट कर लिया, यूनिक तो काउंट ही नहीं किया, तो यूनिक भी काउंट करते हैं। एरर और काउंट COUNT काउंट और UNIQUE यूनिक। एक चीज आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे कि मैंने जब स्नेक केस इस्तेमाल किया तो यहाँ पर कैपिटल इस्तेमाल नहीं किया, और जब कैपिटल इस्तेमाल किया तो यहाँ स्नेक केस इस्तेमाल नहीं किया। ये बेसिकली होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है लिखने का। पास्कल केस है, कैमल केस है, कबाब केस होता है, ठीक है। तो उसमें से फेमस कैमल केस होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और स्नेक केस भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने इस्तेमाल किया। पाइथन इकोसिस्टम में कैमल केस, स्नेक केस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये दोनों का ही बेनिफिट ये होता है कि डबल क्लिक करते ही पूरा का पूरा चीज सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट ये मत करना कि स्नेक केस के बाद सी को कैपिटल कर दिया ऐसा करके, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे लिखेंगे तो फिर आपका कोड बेस देख के कोई भी समझ जाएगा आपको नहीं आता, आप इस डोमेन के नहीं है, बस आप कोड लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करता है इंसान कि आप कैसे कोड लिख रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाता है ये, ठीक है। इसके बाद एक और बनाना पड़ेगा हमें, क्या, वो हमें बनाना है एरर कैपेसिटी। अब आप बोलेंगे ये एरर कैपेसिटी क्या है भैया, कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे स्पेलिंग पढ़ने में समझ में आता है, कैपेसिटी ठीक है। तो ये हो गया। अब ये काम क्या करता है, इतना सारा जो हमने लिख दिया, अगर इसको समझा भी दो आमिर भैया, चलिए समझाते हैं, समझते हैं इसको। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्ट है ना, इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो इंटायर एनालिसिस हो रहा है ना डेटा का, वो यही कर रहा है, उसका स्टैट है ये पूरा का पूरा। और आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, दिस इज द ब्रेन ऑफ द एनालाइजर, ठीक है। ये तो मेन पॉइंट है ये। अब फील्ड बाय फील्ड हम लोग समझते हैं क्या होगा। ये जो टोटल नंबर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, नंबर ऑफ लॉग लाइन प्रोसेस्ड, कितना नंबर ऑफ लॉग लाइन प्रोसेस हुआ है टोटल। फॉर एग्जाम्पल लॉग में 2 मिलियन और समथिंग डेटा है, यानी 2 मिलियन समथिंग लाइन्स है, तो यूजर को बताना पड़ेगा ना भाई आपका लॉग 2 मिलियन और फलाना 1000 और इतना 100 और इतना था, तो वो ये काउंट करेगा कि कितना लाइन को टोटल हमने प्रोसेस किया है, ठीक है, इंक्लूडिंग वैलिड और इनवैलिड लाइन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये कैसे लिखा हुआ रहेगा, लेट्स से मैंने ऐसा बता दिया, ये ऐसा रहेगा प्रोसेस्ड ऐसे, और लेट्स से 2 इतना ऐसे और लाइंस, ठीक है। तो ये जितना भी मिलियंस में हो या इतना भी 1 10 100 1000 लाख में है, ठीक है। इस तरीके से इसको मिलियंस बना लेते हैं, चलो मिलियंस हो गया। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इसके बाद आता है इन्फो काउंट, वार्न काउंट और एरर काउंट। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्फॉर्मेशन काउंट करेगा, यानी काउंट बाय सिवियरिटी कि कितना सीवियर है उसके हिसाब से काउंट करेगा, और अपडेट करेगा एनालिसिस के दौरान ही, ठीक है। यानी ये खुद इतना डिस्क्रिप्टिव है कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत उतना नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक सवाल उठाएंगे कि भाई सिवियरिटी कैसे पता चलेगा कि सिवियरिटी है, तो जो जितना ज्यादा है वो उतना सिवियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन आया इतना मिलियंस और कुछ लैक्स में वार्निंग आया और कुछ थाउजेंड्स में एरर आया, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, फिर वार्निंग और फिर एरर। इससे ये पता चलेगा ना कि आपके सिस्टम में जो लॉग है उसमें सबसे ज्यादा क्या है। अगर सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो भैया आपने डेवलपर को बैठा गया बहुत अच्छा है वो, और अगर सबसे ज्यादा एरर दिखता है तो फिर जो डेवलपर आपने बैठाया वो 2 नंबर ही है, बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है एरर एंट्रीज। अब ये एरर एंट्री क्या है भैया, एरर एंट्री यहाँ पर है डायनामिक एरे ऑफ एन यूनिक एरर मैसेज। डायनामिक एरे ऑफ एन एरर यूनिक एरर मैसेज। यूनिक एरर समझ में आ गया आपको, मैसेज भी समझ में आ गया आपको, ये वाला डायनामिक एरे इसका मतलब, हाँ इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कंपाइल टाइम में डायनामिकली इसको हम लोग क्रिएट करेंगे और डायनामिकली इसके साथ काम करेंगे। क्यों, मेमोरी एफिशिएंसी की वजह से, ठीक हो गया। ग्रो एज न्यू एरर अपीयर, जैसे जैसे नया एरर मिलेगा वैसे वैसे हम लोग मेमोरी में जगह एलोकेट करते रहेंगे और साइज देते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना लॉग फाइल में कितना एरर है। मतलब आप खुद सोच के देखिए ना कितना लॉजिकल है ये। आपके पास एक लॉग फाइल आया 2 मिलियन लॉग फाइल, उसमें 2 मिलियन लाइन्स है, आपको कैसे पता चलेगा कितना एंड इसमें एरर है और कितना वार्निंग है। तो अब अगर इस केसेस में आप यहाँ पर फिक्स मेमोरी इस्तेमाल करेंगे तो आप किस बेसिस पे फिक्स करेंगे भाई, और यहाँ पर वेस्टेज तो भर भर के होगा। तो यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा कि जैसे जैसे एरर मिले तो
एक साइज बना दो, एरर डाल दो, और साइज हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया यहाँ पर, और पहले भी हमने साइज के ऊपर काम किया, ठीक है। और इससे क्या होता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से क्या होता है, अवॉइड किया जाता है हार्ड कोडेड ह्यूज एरे, यानी आपको पता नहीं है कितना होगा, आप एक्स्ट्रा ज्यादा साइज ले लेंगे ताकि ओवरफ्लो ना हो, तो खामोगा का मतलब सी का इस्तेमाल कर रहे हो यार, और मेमोरी ही सही नहीं कर रहे, मतलब मेमोरी के साथ ही अगर डील नहीं कर रहे हो तो क्या ही फायदा फिर, ठीक है, सी का जो रियल पावर था। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास एरर काउंट यूनिक। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एरर मैसेज को दिखाएगा, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैसेज एरर मैसेज को दिखाएगा ये, और टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस को लेकर नहीं दिखाएगा। याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस यानी कितनी मर्तबा वो आया है, फ्रीक्वेंटली आया है, उसको नहीं दिखाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एरर मैसेज जो डिस्टिंक्शन मैसेज है, यूनिक मैसेजेस है, वो उसको दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दे दूं आपको, फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा कि डिस्क फुल, अब मान लीजिए ये अपेयर हुआ है, ये अपेयर हुआ है मान लीजिए 500 बार, ये एरर 500 बार आया है, ठीक है, 500 टाइम्स ये एरर आया है, लेकिन यूनिक काउंट में ये 1 आएगा। समझ में आ रहा है, यूनिक काउंट 1 है, यानी यूनिक काउंट 1 है, यानी डिस्क फुल एक टाइप का एरर है, इसके अलावा अगर दूसरा टाइप का एरर आएगा तो यूनिक काउंट 2 होगा, जैसे कि डेटाबेस फेलियर हो गया, दूसरा टाइप, लेकिन ये खुद में 500 बार हुआ है, ये अलग चीज है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हाँ, इसके बाद एक सवाल आता है, भाई एरर कैपेसिटी क्या बना दिया आपने, एरर कैपेसिटी क्या है ना, करंट एलोकेटेड साइज, जाहिर सी बात है यहाँ पर डायनामिक एलोकेशन की है भाई, तो साइज को रीएलोकेट भी तो करने की जरूरत पड़ सकता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, रीएलोकेट करेंगे तो रीएलोकेट करना ही पड़ेगा, पड़ सकता है का क्या मतलब है, करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए एरर कैपेसिटी हमने रखा है कि ये डिसाइड करेगा कि कब एरे को बढ़ाना है, कौन सा एरे भाई, कहाँ से आया एरे, ये वाला एरे होगा, तो ये एरे को कब बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, ये डिसाइड करेगा, किसके बेसिस पर, एरर्स लाइन और इसके बेसिस पर, यानी कि जैसे जैसे एरर आएगा ये बढ़ाता रहेगा। दिस इज डायनामिक एरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, इसके बाद हम लोग फंक्शंस बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर से फंक्शंस बना लेते हैं, एनालिसिस रिजल्ट, और इसको इस तरीके से मैं बोलूंगा इनिट एनालाइजर, ठीक है, इनिट एनालाइजर हो गया यहाँ पर से, और ये एक फंक्शन होगा, और इसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड एक फंक्शन बनाएंगे, और इसका नाम रखेंगे प्रोसेस लॉग और लाइन्स, ठीक है, प्रोसेस लॉग लाइन, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, कॉन्स्ट पास करेंगे, और एनालिसिस रिजल्ट पास करेंगे, और उसका रिजल्ट यही पॉइंटर वेरिएबल बना के भेजेंगे, उसको RESULT रिजल्ट बना के भेजेंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्स्ट देंगे, और फिर क्या करेंगे, लॉग ENTRY लॉग एंट्री को भेजेंगे यहाँ पर एज अ एंट्री, TNTRY एंट्री, ठीक हो गया। ये सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बट पहले लिख लेते हैं, वॉइड लिखेंगे उसके बाद, और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए हाँ गेट टॉप एरर्स, ERRORS। आप एक चीज और भी गौर करते होंगे कि डिस्क्रिप्टिव में ये भी मैटर करता है। आप देखिए मैंने एरर्स लिखा, S लिखा, इसका मतलब मल्टीपल है, और जहां पर सिंगल आएगा वहां पर हमने एक नाम लिखा, यानी सिंगुलर लिखा। इससे और भी ज्यादा क्या होता है ना, ये फंक्शन का जो वर्किंग मालूम चलता है, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज है बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हम लोग एनालिसिस रिजल्ट एज अ कांस्टेंट भेजेंगे, और इसका रिजल्ट भेजेंगे हम लोग एज अ इंस्टेंस बना के, एब्स्ट्रैक्ट RESULT रिजल्ट भेज दिया हमने यहाँ पर। देन हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ पर टॉप n भेजेंगे, इंट टॉप n यानी टॉप रिजल्ट। उसके बाद हम लोग क्या भेजेंगे, एंट्री पॉइंट भेजेंगे, यानी ERROR एरर एंट्री भेजे, और टॉप एरर, टॉप ERRORS एरर्स, टॉप एरर्स हमने यहाँ से भेज दिया, बल्कि गेट टॉप एरर नहीं करना है, टॉप एरर्स करना है, ठीक हो गया। और इसके बाद एक सेमीकोलन देना पड़ेगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है। उसके बाद एक और फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। आपको पता है जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ काम करते हैं तो क्लीन अप वगैरह भी करना पड़ता है, तो क्लीन अप फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, क्लीन अप एनालाइजर, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें हम लोग क्या भेजेंगे, जाहिर सी बात है दो चीज भेजेंगे, एक तो एनालाइजर भेजेंगे, एनालाइजर रिजल्ट भेजेंगे बेसिकली, और दूसरा हम लोग भेजेंगे उसका इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस क्या, रिजल्ट भेजेंगे यहाँ पर, RESULT रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट भेज दिया हमने, और इसको इस तरीके से सेमीकोलन देके क्लियर कर देंगे। और अच्छा सॉरी, ये तो इसी का इंस्टेंस है ना, तो कॉमा कहाँ से आएगा, ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट्स इट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3-4 फंक्शंस वगैरह बना दिया, ये काम क्या कर रहा है भैया, तो ये समझते हैं आप। सबसे पहला जो फंक्शन है, ये फंक्शन है एनालिसिस रिजल्ट और इनिट एनालाइजर। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये एनालाइजर रिजल्ट को एलोकेट करेगा, काउंटर को इनिशियलाइज करेगा 0 से, और एलोकेट करेगा इनिशियल एरर एंट्री एरे को, ठीक है। ये इसका काम है, अभी हमने डिफाइन नहीं किया, करेंगे आगे। यानी ये जो हमने लिखा है ना, ये बराबर है इस चीज के, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना, मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं ना, एनालिसिस रिजल्ट और STR रिजल्ट और इज इक्वल टू इनिट एनालाइजर, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं ना, तो ये इसका एक बढ़िया एग्जांपल होगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 1 लॉग एंट्री, ये नहीं, आप देखिए प्रोसेस लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये 1 लॉग एंट्री कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। व्हाट दिस फंक्शन डज, इंक्रीमेंट टोटल लाइन काउंट, टोटल लाइन जो है उसका काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है वो इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा गिनने के लिए ना। दूसरा, इंक्रीमेंट
इन्फो वार्निंग एरर काउंटर, यानी इन्फॉर्मेशन वार्निंग एरर काउंटर सबको ये काउंट कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा टास्क यूनिक एरर मैसेज के साथ भी ये काम कर रहा है, डील कर रहा है, और काउंट को अपडेट कर रहा है। और ये स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, लॉग एंट्री, बेसिकली ये जो कांस्टेंट हमने एज अ लॉग एंट्री भेजा है, ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल, ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, एनालाइजर मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है पार्स डेटा को, क्लीन सेपरेट है। यानी इसका इसका एग्जांपल भी कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि इट इज सिमिलर, या एग्जांपल आप में फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोसेस लॉग लाइन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर आपने रिजल्ट भेज दिया, RESULT रिजल्ट भेज दिया, और यहाँ पर आप बेसिकली एंट्रीज भेज रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस भेज रहे हैं और वो आगे फर्दर काम करेगा लेके। इसके बाद आते हैं थर्ड लाइन पे, यानी सेकंड लास्ट फंक्शन पे, कि गेट टॉप एरर। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि एग्जैक्ट यानी एक्सट्रैक्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर मैसेज, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो एरर मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा जो मैसेज आया है, एरर हुआ है रेपिटेशन के एतबार से, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और सॉर्टिंग भी परफॉर्म करता है, यानी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और ये सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा यहाँ से, यानी सिलेक्ट द टॉप, तो इस वे में। ठीक है, और इसको पूरा जो सिलेक्ट टॉप करेगा, इसको कॉपी करेगा, यानी यहाँ से फॉर एग्जांपल पूरा रिजल्ट आ गया, यहाँ से आपने उठाया टॉप एरर, यहाँ से उसको सॉर्ट करके यहाँ कॉपी कर दिया आपने टॉप एरर्स पे। ठीक है, अरे यार, ठीक है, टॉप एरर पे आपने कॉपी कर दिया, तो फिर आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। टॉप एरर्स में जब कॉपी हो गया ना, तो आप इजीली टॉप एरर को प्रिंट कर देंगे, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर है उसको आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्लीन अप फंक्शन है, तो क्लीन अप फंक्शन में आप क्या पास कर रही है, इसमें बेसिकली एरर एंट्रीज को फ्री किया जा रहा है और एनालिसिस रिजल्ट को फ्री किया जा रहा है मेमोरी प्रिवेंट लीक। ठीक है, यानी मेमोरी प्रिवेंट लीक, प्रिवेंट मेमोरी लीक के वजह से, यानी ताकि आप मेमोरी लीक से बच सके। ठीक है, इस वजह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि क्लीन अप जो है, इसके अंदर हमने रिजल्ट भेज दिया। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल रिजल्ट, लेकिन क्योंकि ये पॉइंटर, इस वजह से हमने यहाँ से पॉइंटर वेरिएबल यानी एलोकेट कर, यानी ये पॉइंट कर रहा है एक पर्टिकुलर मेमोरी की जगह, तो हमने इसको फ्री करवा दिया। दिस इन्फोर्स क्लियर ओनरशिप ऑफ द लाइफ साइकिल रूल, यानी ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एनालाइजर का हमारा जो पूरा कोड है ना, जैसे ही ये लाइन खत्म होता है ना, तो इसका पूरा काम खत्म है, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा, इसका पूरा का पूरा एक्सेस खत्म, फ्री हो गया सब कुछ। तो रियल वर्ल्ड में ये कोड क्या कर रहा है, बेसिकली ये एनालिटिकल ब्रेन है, ये पूरा का पूरा लॉग को लेकर एनालाइज कर रहा है, पार्स कर रहा है, यानी पार्सर को उठा के एनालाइज कर रहा है पूरा, और यानी पार्स होने के बाद बेसिकली पार्सिंग क्या था ना, पार्सिंग था एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने भेज दिया आपको, जिसमें आप एनालाइज कर सके, हर फॉर्मेट में आप एनालाइज नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब वो प्रॉपर फॉर्मेट उसको मिला, अब उसने एनालाइज किया, पूरा दिमाग लगाया कि क्या होगा, एरर्स को एक जगह करो, रेपिटेशंस को एक जगह करो, फिर आगे सॉर्टिंग करो उसको, और एवरी लॉजिक जो हमने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया एक चीज को, तो ये एनालाइज कर रहा है पार्सिंग डेटा पे। ठीक है, याद रखिए पार्सिंग डेटा पे। तो ये 3 हेडर फाइल हम लोगों ने अपना क्लियर कर लिया। एनालाइजर भी सबसे पहला हम लोगों ने फाइल दिया था, फाइल में क्या काम करेगा, यानी फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद जो लॉग मिलेगा उसको पार्स करेंगे एंड देन उसको एनालाइज करेंगे, तो आखिरी चीज क्या बचा, ऑफ कोर्स हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, यानी यूजर को दिखाना है। तो एक आखिरी फाइल हमें बनाना है, report.h फाइल। ये report.h फाइल में क्या होगा, वो जो एनालाइज्ड डेटा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, रिप्रेजेंट एनालिसिस रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कन्वर्ट इंटरनल डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल इनपुट। ठीक है, जो कि ह्यूमन समझ सके, या कीप प्रिंटिंग लॉजिक सेपरेटली फॉर एनालिसिस लॉजिक, यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यूजर को दिखाना कैसे है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे यूजर को दिखाना है, ना कि यहाँ पर एनालिसिस हम लोग चाहते तो एनालिसिस के साथ भी रख सकते थे, बट हमने इसको सेपरेट रखा। एनालिसिस का रूल और प्रिंटिंग का रूल अलग है। इससे क्या है, कल को आपको अगर फॉर्मेट बदलना होना प्रिंटिंग का, कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली बदल पाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही यानी पुराना समझ गए होंगे अब आप, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे गार्ड्स को। ठीक है, तो गार्ड्स को सेट करते हैं report.h नॉट .h, मतलब वो अंडरस्कोर h, और उसके बाद डिफाइन करेंगे ऑफ कोर्स, तो डिफाइन करते हैं यहाँ पर एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ऑफ कोर्स ये एक और आएगा, तो एंड वाला को भी हमें लगा देना है यहाँ पर, ताकि ये एरर हमें ना दिखे। ठीक है, नाउ वी आर गुड टू गो। अब ये क्या करता है मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अब ये क्या करता है। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंसी इंक्लूजन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये रिपोर्ट क्या करेगा ना, ये रिपोर्ट बेसिकली जो एनालाइज्ड डेटा है उसको दिखाएगा, तो जाहिर सी बात एनालाइज का एक्सेस होना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे अपना एनालाइजर को, तो एनालाइजर एनालाइजर.h,
अपना एनालाइजर डॉट एच को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। वाई दिस इंक्लूड एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट एनालाइजर रिजल्ट, ये एनालाइजर रिजल्ट, इसके वजह से हमें इसको इंक्लूड करना है, क्योंकि रिजल्ट तो वहां आएगा तो हमें एक्सेस करना है रिजल्ट। और अब इसके बाद मैं 2 लाइन यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ, क्योंकि 2 ही का जरूरत है, उसके बाद दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वॉइड हो जाएगा यहाँ पर, और पहले तो प्रिंट करना है हमें क्या, समरी, ARY समरी, एंड देन यहाँ पर क्या भेजना है, मुझे कॉन्स्ट भेजना है, एंड देन एनालिसिस रिजल्ट, क्योंकि वहां से एनालिसिस रिजल्ट ही तो आएगा, एंड देन यहाँ से रिजल्ट भेजना है। और सेकंड में क्या करना है मुझे, सेकंड में मुझे इंटीजर भेजना है, एरर ओनली, ठीक है, एरर ओनली। एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी कि यह काम मतलब ये क्या काम कर रहा है। ये वॉइड हो गया हमारे पास। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट टॉप एरर्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका फंक्शन इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है कि और टॉप एरर्स को हमें दिखाना है, तो प्रिंट टॉप एरर्स टॉप एरर्स, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या भेजेंगे, कॉन्स्ट ऑफ कोर्स एनालिसिस रिजल्ट भेजा जाएगा यहाँ पर, और रिजल्ट यहाँ पर भी भेजेंगे हम लोग, रिजल्ट यहाँ भेजेंगे, एंड देन हम लोग क्या भेजेंगे, इंट में टॉप एन, ठीक है, टॉप एन ये भेजेंगे हम लोग, एंड देन फाइनली ये वाला फंक्शन को भी कर देंगे बंद। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या इतना ही लिखेंगे, हाँ बस इतना ही लिखेंगे, तो आप कहेंगे इतना ही प्रिंट करना है, हाँ इतना ही प्रिंट करना है। तो अब इसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए डिपेंडेंसी चेन कैसे करके बन रहा है। सबसे पहला क्या हुआ, फाइल रीडर, जैसे मैंने पहले ही कहा था। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, उस फाइल में से जो डेटा है उसको पार्स किया गया, एनालाइज करने से पहले उसको रेडी किया गया, रूल्स बता दिया गया। देन क्या हुआ, एनालाइज किया हम लोगों ने, और देन क्या हुआ, एनालाइज्ड रिजल्ट हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो चेन है, दिस इज अ प्रॉपर चेन, इस तरीके से आप काम करते हैं, और इसीलिए हमने इसी वे में फाइल्स वगैरह को बनाया भी है। नाउ अब आता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जो प्रिंट समरी फंक्शन ये करता क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रिंट समरी फंक्शन क्या करता है ना, ये समरी ऑफ एनालिसिस को प्रिंट करता है, यानी पूरा का पूरा जो लॉग्स है, इतना मिलियन लॉग है, उसका एक समरी प्रोवाइड करता है। टिपिकल इन्फॉर्मेशन क्या प्रिंट करेगा, ये टोटल लाइंस प्रिंट करेगा फॉर एग्जांपल, यानी इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे टोटल लाइंस ये प्रिंट करेगा, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट इसके अंदर है, राइट। ये टोटल लाइन प्रोसेस्ड बताएगा कि कितना लाइन प्रोसेस कर लिया, यानी कितना लाइन लॉग्स को चेक किया हुआ है। दूसरा काउंट इन्फॉर्मेशन बताएगा, यानी कितना इन्फॉर्मेशन रिपीट हुआ है, वार्निंग कितना बार आया है, एरर कितना बार आया है, और प्रोबेबली परसेंटेज भी बताएगा, ठीक हो गया। पैरामीटर बाय पैरामीटर अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या है, तो जाहिर सी बात है ये जो कॉन्स्ट और एनालिसिस रिजल्ट है, इसमें पूरा का पूरा रिजल्ट होगा, पॉइंटर टू फाइनल एनालिसिस डेटा, रीड ओनली कांस्टेंट, इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। रिपोर्टर मस्ट नॉट मॉडिफाई इंटरनल स्टेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो डेटा है आपके पास जो एनालाइज्ड होके आ रहा है, इसमें छेड़खानी नहीं होना चाहिए। ये डेटा फाइनल डेटा है, अगर फॉर सम रीजन इसमें छेड़खानी हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका जो एनालाइज डेटा है वो बदल जाएगा। हमने इसलिए कांस्टेंट लगा दिया है कि चाह कर भी हम कोई गलती ना करें, और अगर करने जाएंगे तो भाई एरर आ जाएगा कि कांस्टेंट डेटा को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये होता है अच्छा प्रैक्टिस जो आप नहीं चाहते कि बदले, क्योंकि अगर ये बदला तो हो सकता है मुझे एरर भी ना आए और रिजल्ट भी पूरा गड़बड़ा जाए, यानी लॉजिकल एरर आ सकता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है फिर सॉल्व करना। तो इससे क्या होगा कि जो रिपोर्टर है, यानी जो रिपोर्ट कर रहा है, वो इसको चेंज कर ही नहीं सकता, ऑप्शन ही दिया नहीं मैंने, खत्म। इसके बाद सेकंड क्या है, एरर फ्लैग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर फ्लैग है। एरर फ्लैग क्या करता है, द फ्लैग कंट्रोल्स आउटपुट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल 0 है तो आप सब कुछ प्रिंट करो, नंबर 1 है तो ओनली प्रिंट करो, वार्निंग प्रिंट करो, ये इस किस्म से कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसका जो सिंपल लॉजिक है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा देता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ नॉट एरर ओनली, ठीक है, यानी अगर सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, नॉट एरर ओनली, ठीक है, ओनली इस तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बोल रहे कि अगर एरर ओनली नहीं है, एरर ओनली अगर नहीं है, यानी एक एरर नहीं है, देन क्या करो आप प्रिंटफ इस्तेमाल करो, और यहाँ पर आप बोल दो कि इन्फो, और इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ये परसेंट फॉर्म स्पेसिफायर लिखने के बाद आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि रिजल्ट, और यहाँ पर इसको आगे जाके एक स्ट्रक्चर से इन्फो काउंट को यहाँ से बुला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया, तो इस तरीके से इसका यूज केस है बेसिकली। दिस गिव्स, अच्छा ये क्यों किया हमने, दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग द एनालाइजर। एनालाइजर को हमने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, एनालाइजर को हमने सिंपल रखा, और यहाँ पर आके उसका अलग रूल्स लिख दिया, यानी रिपोर्टर में, ताकि एनालाइजर हमारा कॉम्प्लेक्स ना हो। और एग्जांपल यूजेज क्या है, प्रिंट समरी रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये वाला टॉप एरर्स प्रिंट फंक्शन। ये क्या करता है बेसिकली, ये फंक्शन क्या करेगा ना, एक्सट्रैक्ट करेगा मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर मैसेज, यानी वो मैसेजेस जो सबसे ज्यादा आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर एन टॉप का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्लियरली ह्यूमन रीडेबल आउटपुट होगा, नॉर्मल जैसे आप मैसेजेस वगैरह पढ़ते हैं वैसे ही होगा। तो ये हो गया कि डेटा एक्शन में आ रहा है आप, और
अगर इसका पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं कि भाई जो रिजल्ट आ रहा है वो एनालाइज डेटा आ रहा है, वो नहीं बदला हुआ आ रहा है और ना बदल भी सकते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पर टॉप एन का मतलब ये है ना कि टॉप 5 यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैसेज दिखेगा ना तो आप बोलेंगे भाई टॉप 5 दिखाओ या टॉप 6 दिखाओ, टॉप 10 दिखाओ, इस तरीके से उसको आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको लिख के दिखा दो, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा कि टॉप 10 एरर्स और नीचे में आपको यानी ये ह्यूमन रीडेबल कैसे दिखेगा उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको ऐसे दिख सकता है कि डिस्क फुल और वहां पर आएगा आपका कि भाई इतना बार डिस्क फुल हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे मैसेज लिखा हुआ आएगा, ठीक है, कि कनेक्शन प्रॉब्लम डिस्क फुल ये इतना, इस तरीके से। तो इस तरीके से प्रिंट होगा जो कि आप एज ह्यूमन हम लोग इजीली इसको पढ़ के समझ पाएंगे। और फिर आखिर में क्या है, एंड हेडर है। जाहिर सी बात है एंड हेडर से क्या हुआ कि भाई ये जो रिपोर्टिंग का जो पूरा हमारा मॉड्यूल था सिंपल सा, ये क्लियर हो गया। तो रिपोर्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते, हम लोग रिपोर्टिंग में पूरा का पूरा एनालाइजर से ही डेटा निकाल के लेके आ रहे हैं। एनालाइजर को यहाँ इंपोर्ट किया, एनालाइजर रिजल्ट लिया क्योंकि मेन रिजल्ट पे काम करना था, वहां से हमने एरर ओनली के साथ काम किया और फिर मेन रिजल्ट लिया और टॉप के साथ काम किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दो चीज आपको मिलेगा, यानी यूजर को दो चीज दिखेगा जब वो हमारे ऐप को इस्तेमाल करेगा। एक तो उसको दिखेगा पूरा का पूरा समरी, एक क्या समरी था, दूसरा उसको टॉप एरर्स भी दिखेगा, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट 4 हेडर्स। नाउ अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट से पहले मैं यहाँ पर कमिट कर देना चाहता हूँ इसको, इन दोनों को मैं ऐसे सेव करूंगा और यहाँ से देखते कुछ अच्छा मैसेज आएगा तो कमिट कर देते हैं। एडेड स्टेज, एडेड हेडर फाइल फॉर एनालाइजर एंड फंक्शनलिटी, चलो ठीक है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ यहाँ से और इसको पुश कर देता हूँ। तो ये फाइल अब गिटहब पे चला जाएगा और आप इजिली इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट आफ्टर रिपोर्टर्स, क्योंकि हमने अपना फाइल का जो ये देखा था डिटेल फॉर्मेट, उसमें हमने देखा था कि हेडर फाइल में हमारा सिर्फ 4 ही था, इंक्लूड में ये 4 ही था। तो इसका मतलब अब हम लोग कहाँ जाएंगे, यस अब हम लोग एसआरसी में जाएंगे और ये जितना भी जो फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमने हेडर फाइल को सबसे पहले बनाया था लेकिन इसका फंक्शंस को नहीं बनाया था, ये डिफाइंड किया था, डिक्लेयर किया था, डिफाइन नहीं किया था। अब टाइम आ चुका है कि इसको डिफाइंड करें और एक्शन में समझे कोड को। तो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, अब मैं ये समझता हूँ कि यही एक सही सिनेरियो है या सही जगह है जहां पर मुझे सेकंड क्लास को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि थर्ड क्लास रहेगा, नया क्लास रहेगा, हम लोग एसआरसी को दोबारा से टच करेंगे और फिर एक बार और रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले एसआरसी में हम लोग कौन सा फाइल लिखेंगे, ऑफ कोर्स जो फाइल यहाँ पर सबसे पहले लिखे थे, तो किस तरीके से वो आपस में रिलेट होगा और ये जो फंक्शंस हमने यहाँ डिक्लेयर किया, ये फंक्शंस को हम लोग लिखेंगे इन डिटेल के फंक्शन काम कैसे करता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि यार देखो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोड और ऐसा मतलब प्रोजेक्ट को ऊपर रिसर्च करना और खुद से फिर उसको लिखना, और ये काफी डिफिकल्ट होता है यार, मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऊपर से सी यार एक ऐसा लैंग्वेज जिसका रिसोर्सेज भी उतना अच्छा मिलता नहीं है और उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होता, ठीक है। बट मैंने सोचा क्योंकि एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज मौजूद है तो एक तगड़ा वाला प्रोजेक्ट लाना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई इस डोमेन में आए तो उसको सी का पावर समझ में और वो एक्चुअली में कुछ बनाए जो अपने रिज्यूमे में डाल सके।